जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने वर्ष 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हैं उनकी सीरीज को यहां पर शुरू किया हुआ है। तो इस सीरीज के अंतर्गत जो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं इस सीरीज के अंतर्गत 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन पर भी मिल जाएगी। तो वहां से अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, जो आपके आगामी आरआरबी एनटीपीसी या फिर किसी अन्य प्रकार के एग्जाम होंगे उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो दूसरा वाला हमारा चैनल है केवी गुरुजी 2.0, उसके ऊपर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो अगर आप टॉपिक वाइज यहाँ पर करंट अफेयर का रिवीजन करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा अंतरिक्ष के बिग बैंग के बाद में किस नाम से दूसरे सबसे बड़े विस्फोट की खोज की गई? तो आप सभी को यह पता होगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति बिग बैंग के विस्फोट के बाद में हुई थी। इसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इसी साल मार्च के महीने में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बिग बैंग के बाद में दूसरे सबसे बड़े विस्फोट की खोज की गई और इसका नाम रखा गया है कोलोजल एक्सप्लोजन। क्या नाम है? कोलोजल एक्सप्लोजन। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमारी पृथ्वी से 350 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ऑप्टिमस गैलेक्सी क्लस्टर में इस विस्फोट के बारे में खोज की गई। और विस्फोट का पता किसने लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च सेंटर है जहां से इस विस्फोट के बारे में पता चला है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने मार्च 2020 के रोवर का जो आधिकारिक नाम है इसे परसेवरेंस नाम दिया है? तो ये रखा है नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस साल कुल मिलाकर के 3 हमारी स्पेस एजेंसियां ऐसी रही हैं जिनके द्वारा मार्स यानी कि मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च किया गया। तो एक तो लॉन्च किया नासा ने। नासा यहां पर भेज रहा है रोवर और इसी रोवर का नाम इन्होंने रखा है परसेवरेंस। इसके अलावा चीन के द्वारा भी मार्स के लिए मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम इन्होंने रखा है तियानवेन-1 और यूएई के द्वारा भी लॉन्च किया गया जिसका नाम इन्होंने रखा है होप। तो तीनों के बारे में आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिलहाल नासा वाला लॉन्च किया गया था 17 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2022 में किस स्पेस एजेंसी की सहायता से एक्सोमार्स मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये भी हमारे मंगल ग्रह के लिए ही एक मिशन है और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, इसके साथ में मिलकर के लॉन्च करेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहले इस मिशन को भी 2020 में ही लॉन्च किए जाने की योजना थी, लेकिन कुछ टेक्निकल खामियों के कारण इस मिशन को 2022 तक के लिए टाल दिया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि इस दौरान भी ये लोग एक रोवर भेजेंगे और इस रोवर का नाम इनके द्वारा रोसालिंड फ्रैंकलिन नाम दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, नासा वाला जो रोवर है उसका नाम है यहाँ पर परसेवरेंस और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी वाला रोवर है इसका नाम है रोसालिंड फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, किस देश में आए चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन वेनिला को शुरू किया? तो ये प्रश्न ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया था भारत के द्वारा मेडागास्कर देश के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो मेडागास्कर नाम का देश है, लोकेशन यहाँ पर शायद नहीं है, तो मेडागास्कर जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, यहाँ पर है मेडागास्कर, एक द्वीपीय देश है। तो यहीं पर डाइन नाम का एक चक्रवात आया था। तो डाइन नाम का जब चक्रवात आया तो भारत के द्वारा उस समय यहाँ पर मदद भेजी गई थी INS ऐरावत के द्वारा और इसी मदद का नाम दिया गया था ऑपरेशन वेनिला। तो ध्यान रखेंगे, चक्रवात का नाम था डाइन, ऑपरेशन वेनिला मिशन का नाम था और जिस जहाज को भेजा गया उसका नाम था INS ऐरावत। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? तो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो है ये खोला गया है नाइजर देश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अभी हाल ही में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर चर्चा में भी रहा। क्यों चर्चा में रहा?
क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पर एक सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में इन्होंने भारत में जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था उसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर ये भारत ने बनाया है नाइजर देश में, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा इसी वर्ष जनवरी में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर मिलेगा नाइजर देश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में भारत ने किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया? ये प्रश्न आपका जो इस वर्ष एनडीए का एग्जाम हुआ था फरवरी में उसमें पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया है सऊदी अरब की बजाय संयुक्त अरब अमीरात को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस आप ध्यान रखिएगा कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी यहाँ पर भारत के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर का उद्घाटन किया है? तो ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जिसका नाम है जोगबनी विराटनगर, इसका उद्घाटन किया गया नेपाल के साथ में, यानी कि नेपाल के पीएम के साथ मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी नेपाल और भारत के बीच में तीसरे चेक पोस्ट की भी घोषणा हुई है, तो उसका नाम नीचे आपको कमेंट में बताना है। डेली करंट वाले में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप बताएंगे तीसरा कौन सा होगा। ध्यान रखेंगे 2018 में पहला बना था जिसका नाम था रक्सौल वीरगंज, 2020 में बना जिसका नाम है जोगबनी विराटनगर, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा केपी शर्मा ओली के साथ में मिलकर के किया गया। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में मरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करेगा? यानी कि समुद्री शोध समन्वय केंद्र स्थापित करेगा। तो ये भारत स्थापित करेगा श्रीलंका में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल जी, वे गए थे श्रीलंका के दौरे पर। उस दौरान उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, उनसे मुलाकात की और इसी दौरान ये घोषणा की गई कि भारत मरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर श्रीलंका देश में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पहला हवाई अड्डा बन गया है पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी बना है पहला हवाई अड्डा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दीव भारत का पहला पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित शहर है, और असम का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हमारे देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ये प्रश्न शायद हम लोगों ने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो विश्व कपास दिवस के अवसर पर 7 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया और इसमें इसका ब्रांड नाम रखा गया है कस्तूरी कपास। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला हर घर राज्य कौन बना? तो ये बन गया है गोवा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2024 तक जो भी हमारे देश के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर हम लोग पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल प्रोवाइड कराएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पहला राज्य यहाँ पर बन गया है गोवा। ये सारे प्रश्न शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में, तो ये रिपीटेड है। तो चलिए हम लोग थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका सिंगापुर वाला भी हो गया था शायद, वाटर अताशे ये इजराइल ने बनाया है, ये भी हम लोग कर चुके थे। हाँ, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क है इसकी स्थापना की जाएगी गोवा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व बैंक के सहयोग से गोवा राज्य में जो हमारे समुद्र हैं उनके किनारे भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ AK-203 असाल्ट राइफल की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये हस्ताक्षर किया था रूस के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारे देश में जो अभी सेना है
उसके द्वारा इंसास राइफल का प्रयोग किया जाता है। तो इंसास राइफल के स्थान पर अब भारतीय सेना AK-203 असाल्ट राइफल का प्रयोग करेगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें से जो 1 लाख राइफल हैं वह सीधे रूस से बनकर के आएंगे, बाकी के जो हमारे 6.5 लाख राइफल हैं उनका निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा में किया जाएगा। तो यहाँ पर एक कंपनी लगाई गई है रूस के सहयोग से, जहाँ पर इन राइफल का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 77वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2020 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ड्रामा के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला जोकिन फिनिक्स को इनकी मूवी जोकर के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में बेस्ट मूवी रही 1917, जिसके डायरेक्टर हैं सैम मेंडेस। बेस्ट अभिनेत्री रही रेनी जेल्वेकर जूडी मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेता रहे जोकिन फिनिक्स जोकर मूवी के लिए। और बेस्ट निर्देशक कौन रहे? तो ये रहे हैं सैम मेंडेस अपनी मूवी 1917 के लिए। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा पुष्करालु त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये जो त्योहार है ये आपका मनाया जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों राज्यों में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो तुंगभद्रा नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी की पूजा का यह एक त्योहार है जो कि प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है बीसू उत्सव किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बीसू उत्सव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा जो भी हमारे मलयालम समुदाय के लोग हैं यानी कि केरल में निवास करने वाले लोग हैं उनके द्वारा बीसू उत्सव मनाया जाता है। जनरली यह अप्रैल के मध्य में पड़ता है, यानी कि 14 से 15 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। और इस दौरान ये मान्यता होती है कि मलयालम लोगों का नया जो वर्ष है उसकी शुरुआत होती है। और इस दिन इन समुदाय के लोगों के द्वारा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो चौथा संस्करण है इसका आयोजन इस बार कोविड-19 के कारण वर्चुअली किया गया। कहाँ पर? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और जो मेघालय के सीएम हैं जिनका नाम है कोनराड संगमा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया वर्ष है? तो पुथांडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पुथांडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भी एक नए वर्ष का त्यौहार है और ये हमारे तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो चाहे हम पुथांडु की बात करें या फिर बीसू की बात करते हैं, ये आपके लगभग मध्य अप्रैल में ही मनाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हॉर्नबिल की बात करते हैं, इस समय ये त्यौहार चल रहा है। कहाँ पर? नागालैंड देश में। कहाँ पर? नागालैंड में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तो नागा समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। और यहाँ से आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एक त्यौहार और है जिसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, और ये त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉर्नबिल कहाँ पर होता है तो आप बताएंगे नागालैंड। अगर आपसे ये पूछ लिया कि पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ होता है तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है मार्च 2020 में चापचर कुट त्यौहार की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो चापचर कुट नाम का जो त्यौहार है ये आपका मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में जो हमारे मिजो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ध्यान रखेंगे झूम ऑपरेशन जो होता है यानी कि जो हमारी झूम खेती होती है उसके संचालन के बाद में इसका आयोजन मिजो समुदाय के द्वारा मिजोरम राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो कुल मिलाकर के 4 व्यक्तियों को यहाँ पर राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि 4 करेक्ट होगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि दुनिया भर में जो भी व्यक्ति किसी विशेष कार्य में या फिर विशेष क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बेलारूस की एक नेता हैं जिनका नाम है एलेस बियाल्स्की, तो इनको लोकतंत्र की स्थापना के लिए पुरस्कार मिला। उसी प्रकार से
ईरान में मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए नसरीन बालियात्स्की को यह पुरस्कार मिला। अमेरिका में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए ब्रायन स्टीवेंसन को यह पुरस्कार मिला। और निकारागुआ में शोषण और स्वदेशी भूमि की लड़ाई के लिए लोती कन्निंगम को यह पुरस्कार दिया गया। तो नाम आप फिलहाल नहीं ध्यान रखेंगे, ध्यान आपको यह रखना है कि मुख्य रूप से किसी भी विशेष प्रकार के योगदान के लिए यहां पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किस उद्यमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को यह पुरस्कार मिला है। तो बस आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा जो USISPF है उसके द्वारा आनंद महिंद्रा जो कि हमारे महिंद्रा कंपनी के हैं और शांतनु नारायण जो कि एडोब कंपनी के CEO हैं, इनको 2020 का लीडरशिप पुरस्कार दिया गया। तो इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरी सभा के दौरान कल्पना चावला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है पहली बार दिया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब 3 श्रेणियों में कुल यहाँ पर पुरस्कार दिए गए। पहली श्रेणी रही कल्पना चावला पुरस्कार, तो ये मिला 3 लोगों को, डॉक्टर भीम सिंह, आयशा अल्नोमी और मनोहर लाल खट्टर। तो 3 लोगों को मिला। उसके अलावा एक दिया गया विश्वेश्वरैया अवार्ड। तो विश्वेश्वरैया अवार्ड जो है वह महेंद्र जैन को एशिया और प्रशांत के लिए मिला, जबकि देशों की सूची में यहाँ पर यूरोप को ये पुरस्कार, यूरोप का जो नीदरलैंड है और जापान को ये पुरस्कार दिया गया। एक मिनट देखिए, जो हमारा यहाँ पर विश्वेश्वरैया पुरस्कार है इसको महेंद्र जैन को दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में, जापान को मिला है एशिया प्रशांत के क्षेत्र में, और यूरोप का जो नीदरलैंड देश है उसको यूरोप के लिए पुरस्कार मिला है। हरियाणा की जो अर्पण सोसाइटी है और MP की जो आरुषि सोसाइटी है इसको यहाँ पर दिवाकर पुरस्कार दिया गया। अब सबसे जरूरी आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसका मुख्यालय आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा। महानिदेशक इसके हैं उपेंद्र त्रिपाठी। कुल सदस्य देश इसके हैं 70। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज ये इसका नवीनतम सदस्य है और इसके एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या है 88 और निकारागुआ इसमें सबसे लेटेस्ट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है साई एवरा को। किसे? साई एवरा को ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। और शास्त्र रामानुजम पुरस्कार की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ के महान गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम है रामानुजम, तो उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार मुख्य रूप से उन गणितज्ञों को मिलता है जिनके द्वारा 32 साल से कम उम्र की एज में, यानी कि 32 वर्ष से कम आयु में गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष ये मिला है साई एवरा को और पिछले साल ये मिला था एडम हार्पर को। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो सखारोव पुरस्कार है ये मिला है स्वेतलाना तिखानोवस्कावा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकार के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और बेलारूस की एक नेता हैं जिनका नाम है स्वेतलाना तिखानोवस्कावा। इनको इस वर्ष सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार कौन देता है? तो यूरोपियन संसद के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना और किस अन्य देश की नौसेना के बीच पाशक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो अभ्यास है वह हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पाशक नाम का जो अभ्यास है ये भारत कई अन्य देशों के साथ में भी करता है। जैसे कि जुलाई माह में ये जो आयोजन है वह भारत ने किया था अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका के साथ में किया था इसने जुलाई में। सितंबर में सेम अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी भारत के द्वारा किया गया। तो कहाँ पर ये हुआ था? तो ये आपका हुआ था पूर्वी हिंद महासागर में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम लोग ऑस इंडेक्स नाम का अभ्यास भी करते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत व जापान की नौसेना के बीच कहां पर जिमेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो जिमेक्स नौसेना जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया अरब सागर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो ध्यान रखिएगा जिमेक्स नाम का जो अभ्यास है यह भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में होता है और ये जो अभ्यास है इस वर्ष चौथा संस्करण था और उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है। अब बात हुई है जापान से अभ्यास की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग सहयोग काजिन नाम का जो अभ्यास है ये भी हम लोग करते हैं जापान के साथ में। इस वर्ष इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। मालाबार नाम का जो अभ्यास है ये भी हम लोग करते हैं जापान के साथ में और इस वर्ष इसमें अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ था, यानी कि 4 देश कुल मिलाकर के करते हैं। धर्म संरक्षक नाम का जो अभ्यास है ये आपका हुआ था मिजोरम में और सिन्यू मैत्री नाम का जो अभ्यास है ये आपका हुआ था पानागढ़ पश्चिम बंगाल में। तो इनके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई। तो बोंगो सागर जो द्विपक्षीय अभ्यास है ये भारत करता है बांग्लादेश के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके द्वारा बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं तो इनके साथ में हम संप्रीति नाम का अभ्यास भी करते हैं जो कि इस साल हुआ था उमरोई में, और बांग्लादेश के साथ में ही हम एक और अभ्यास करते हैं जिसका नाम है मैनामती मैत्री। क्या नाम है? मैनामती मैत्री। तो इस अभ्यास के बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस नाम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक हवाई अभ्यास का आयोजन किया। तो ये जो हवाई अभ्यास है इसका आयोजन भारतीय सेना ने किया विंग रेडर नाम से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला थिएटर है वहां पर इसका आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। हाँ, ये पासिक्स अभ्यास मैंने अभी आपको बता दिया कि जुलाई माह में जो हमने किया था वो किया था अमेरिका के साथ में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अमेरिका के साथ में जो हम अन्य अभ्यास करते हैं। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा एक अभ्यास हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो ध्यान रखिएगा ये एक अभ्यास हम अमेरिका से करते हैं। एक हमारा है वज्र प्रहार जिसमें हमारी सेना शामिल होती है। एक हमारा है टाइगर ट्रायम्फ जो कि पिछले साल पहली बार हुआ था। इसमें हमारे देश की तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। और मालाबार मैंने आपको बता दिया कि इसमें यूएस, भारत और जापान शामिल होता है और इस वर्ष इसमें ऑस्ट्रेलिया भी पहली बार शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट को लॉन्च किया। तो ये जो फास्ट नाम का टेलीस्कोप है इसे लॉन्च किया चीन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पूरा इसका नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे 30 फुटबॉल के मैदान होते हैं उतने बड़े क्षेत्र को इस टेलीस्कोप के माध्यम से बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा चीन ने इसको लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को भारत ने खरीदने की घोषणा की है। तो S-400 की बात करते हैं तो ये एक पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है और इसे भारत खरीदेगा रूस से। किसे? रूस से भारत इसको खरीद रहा है। और बनाया किसने है? तो रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है फैकल मशीन बिल्डिंग डिजाइन। इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हाथियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल जो हमारे केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा सुरक्षा पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो 30 आपको यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा हाथी आपको मिलेंगे असम राज्य में, और हमारे यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष पर हाथियों की गणना होती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे की बात करते हैं तो ये होता है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे नेशनल यूथ डे के बारे में भी। तो दोनों प्रश्न इसी साल पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे ये आपका होता है 12 अगस्त को,
और राष्ट्रीय यानी कि नेशनल यूथ डे ये आपका होता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। बस आप इतना ही यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड मस्कीटो डे की। तो ये दिवस आपका होता है 20 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो दिवस ये आपका मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस, इन्हीं के द्वारा 1897 में ये बताया गया था कि जो मादा एनोफ्रीज नाम का मच्छर होता है उसी के द्वारा मलेरिया नाम की जो बीमारी है वह फैलती है, और इसीलिए इनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। अब यहाँ पर मच्छर दिवस की बात हुई है तो मलेरिया के बारे में भी जान लीजिए। मलेरिया कब होता है? तो ये आपको मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे की। तो ये दिवस आपका होता है प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो लगभग आप सभी को याद होगा। ये दिवस होता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों यह दिवस मनाया जाता है? क्योंकि हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, और इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ध्यानचंद जी की बात हुई है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक खेल हुआ था जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, उसमें हमारी हॉकी टीम के कप्तान थे ध्यानचंद जी, और इसी दिन हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है। तो चलिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात हुई है तो नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि इस वर्ष किन 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके नाम आपको नीचे कमेंट में बताने हैं। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पिछले साल का प्रश्न है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो ब्रिटेन की बर्नार्डिन एवारिस्टो हैं, ये बुकर पुरस्कार को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। गर्ल, वुमेन एंड अदर नाम की एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और उसी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। पिछले साल 2 लोगों को मिला था। एक तो थी आपकी कनाडा की मार्गरेट एटवुड, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी द टेस्टामेंट, तो इनके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था, और बर्नार्डिन एवारिस्टो को यहाँ पर गर्ल, वुमेन एंड अदर के लिए बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर के रूप में हिंडन एयरबेस पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है शैलजा धामी की। किसकी? शैलजा धामी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यानी कि पिछले साल भारत की पहली आदिवासी वाणिज्यिक पायलट बनने वाली अनुप्रिया लकड़ा किस राज्य से है? तो ये है आपकी उड़ीसा से। अब यहाँ पर मैंने इन प्रश्नों को इसलिए शामिल कर लिया है क्योंकि अगर आपने देखा हो कि एसएससी के जो हमारे एग्जाम हुए थे, ये अन्य बहुत सारे एग्जाम रहे, उनमें से अधिकांश जो आपके प्रश्न थे वह 2019 से पूछे गए थे। तो 2019 के जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं उनको भी इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे अनुप्रिया लकड़ा के बारे में, जो कि भारत की पहली आदिवासी वाणिज्यिक पायलट बनी है, और ये आपकी है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में एबल पुरस्कार जीतने वाली कैरेन उलेनबैक किस देश की गणतज्ञ है? तो कैरेन उलेनबैक की बात करते हैं तो ये आपकी गणतज्ञ है अमेरिका की, और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2019 का जो एबल पुरस्कार है वह इन्होंने ही जीता था। 2020 में किसने जीता, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए, एक नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक नाम है ग्रेगरी मार्गुलिस, दूसरा नाम कौन सा है ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिस इंडिया 2019 चुनी गई? तो मिस इंडिया 2019 रही हैं सुमन राव। कौन? सुमन राव रही हैं मिस इंडिया 2019। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में
पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर यहाँ पर बनाई गई हीना जायसवाल। कौन? हीना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, 12 मार्च से विंग्स इंडिया 2020 की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर किया गया? तो विंग्स इंडिया नाम का जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया हैदराबाद के बेगम पेट हवाई अड्डे पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आयोजन किसने किया? तो जो हमारे यहाँ पर फिक्की है उसके द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के किया गया। थीम क्या रही थी? तो थीम रही थी फ्लाइंग फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार को जीता? तो ये जो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार है ये जीता बेंगलुरु के कैंपागोड़ा हवाई अड्डे ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार वर्ल्ड एयरपोर्ट के द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तीसरी बार बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है बेंगलुरु हवाई अड्डे को और इसे हम लोग कैंपागोड़ा हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। वैसे अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो जो सिंगापुर का जीवल चंगी एयरपोर्ट है इसको दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS 01 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया PSLV C49 की सहायता से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारा मध्य प्रदेश में है और इस प्रकार से यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल होने वाले भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या हो गई है 12। हमारे देश में वैसे कुल मिलाकर के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से 12 ऐसे हैं जो कि यहाँ पर यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल है। तो एक बार इनके बारे में भी आप जान लीजिए। एक हमारा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु वाला, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी तमिलनाडु में है, सुंदरवन ये वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, नो क्रीक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है अंडमान और निकोबार में, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा केरला और तमिलनाडु में, और कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि आपको मिलेगा सिक्किम में। तो ये जो हमारे 11 हैं ये ऑलरेडी शामिल थे और अब 2020 में जाकर के पन्ना को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए कुल कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है कुल मिलाकर के 14 वैज्ञानिकों को और शांति स्वरूप भटनागर जी का नाम आया है। तो इनके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ का CSIR है यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और जो हमारे यहाँ का UGC है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसके ये पहले प्रमुख रहे थे, यानी कि CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल रहे थे शांति स्वरूप भटनागर जी और UGC के पहले चेयरमैन भी रहे थे शांति स्वरूप भटनागर जी। अब बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की। तो ये हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से 7 फील्ड हैं? तो अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानेटरी साइंसेज ये हमारी पहली फील्ड है। बायोलॉजी की फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में और केमिस्ट्री के फील्ड में। तो कुल 7 फील्ड में यहाँ पर 14 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और मिलता है इसमें क्या है? तो इसमें जो भी हमारे वैज्ञानिक होते हैं उनकी आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए, उनको यहाँ पर 5 लाख नगद रुपए, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा यह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो बाकी मैं अगले पार्ट से ध्यान रखूंगा कि इस प्रकार से कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन ना होने पाए। तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इसकी जो PDF है वह भी आपको अगले कुछ दिनों में मिल जाएगी, तो आप उस PDF के माध्यम से रिवाइज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।